नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज में एक नई वीडियो। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज बेसिकली हम करंट अफेयर्स में विजन आईएएस की पीटी 365 डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इस कड़ी में अब हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पीटी 365 है उसका तीसरा वीडियो। दोस्तों, दो अन्य वीडियो जो पीटी 365 से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बनाए गए हैं वे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल पर विजिट करें और दो अन्य वीडियो पीटी 365 की जरूर देखें अंतरराष्ट्रीय संबंधों की। साथ ही दोस्तों, हम पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भी पीटी 365 पैरेलल चला रहे हैं इस सीरीज के, और वन बाय वन एक दो दिन के अंतराल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पीटी 365 में दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। एक, भारत चीन संबंधों पे। दूसरा जो वीडियो हमने बनाया वह बनाया भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर। दोस्तों, अब ये तीसरी वीडियो बन रही है जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन तीनों इन्वॉल्व हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम जो सीपेक की बात करेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, चीन पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है, इसमें साथ ही साथ हम दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान एक महत्वपूर्ण विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी भी बातचीत करेंगे जरूर। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं और शुरू करते हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखेंगे मैप के अंदर देखेंगे ये भारत वाला पोर्शन दिख रहा है, भारत का जम्मू और कश्मीर, ये लद्दाख का पार्ट और जम्मू और कश्मीर का पार्ट, और ये हिस्सा आपका जो दिख रहा है इधर वाला हिस्सा पीओके का पार्ट, और यहां पर गिलगित बल्तिस्तान आप साफ मैप में देख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आपको मैप दिखाने के पीछे उद्देश्य यह है कि चीन की जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलियारा, उसको आप देखेंगे, उसका एक मैप आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये जो डॉटेड लाइन वाली लाइन है, ये तो दोस्तों वो लाइन है जो ओरिजिनली प्रपोज की गई है चाइना द्वारा। जो रूट है चाइना के, यहां पर सिंजियांग प्रांत पड़ता है, चीन का यहां पे उत्तर में सिंजियांग प्रांत, और इधर पाकिस्तान के ग्वादर जो ये बंदरगाह आप देख रहे हैं, यहां तक की कनेक्टिविटी की लैंड रूट से एक परियोजना है सीपेक। ठीक है दोस्तों, और ये परियोजना जाकर खुलेगी ग्वादर पोर्ट, क्योंकि अरब सागर का तटवर्ती पोर्ट है, तो अरब सागर में ये जाकर के परियोजना खुलती है, और इस परियोजना से चीन को अफ्रीका तक एक्सेस प्राप्त होगा। ठीक है, साथ ही अफ्रीका से ही उत्तरी अफ्रीका के हिस्सों के साथ साथ चीन यूरोप तक भी कनेक्टिविटी इससे मेंटेन करेगा। मध्यपूर्व में तो इसकी कनेक्टिविटी हो ही जाएगी, जैसे सऊदी अरब यानी कि खाड़ी देश। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रस्तावित लाइन है, और एक अल्टरनेटिव लाइन भी उसने बना रखी है कसगर से लेकर के ग्वादर तक। ये लाइन आप जो ब्लैक जो लाइन देख रहे हैं, ब्लैक लाइन ये वाली, इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भारतीय सीमा के नजदीक से ये इस्लामाबाद से लाहौर, जो कि भारत के एकदम सीमा के नजदीक पड़ता है, वहां से लेकर के सीधा ये परियोजना ग्वादर तक पहुंचती है। एक तो चीन के बीचों बीच जो रूट पर काम चल रहा है, जो ओरिजिनली प्रपोज्ड है ये सीपेक लाइन, और दूसरी जो लाहौर और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से गुजरती है, ये अल्टरनेटिव लाइन है। अगर ये लाइन किसी भी तरह से डिस्टर्ब होती है तो इस लाइन पर भी चीन फोकस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत की संप्रभुता के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण बात है, और इस टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि सुर्खियों में क्यों रहा। आई होप दोस्तों मैप आपको समझ में आया होगा कि ये इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये मैप से आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा इंडिया का पार्ट है, और ये पूरा भारत यहां से शुरू हो जाते हैं, ये पूरा हम इंडिया का हिस्सा दिखा रहे हैं, और इधर आप ये जो भगवा कलर में है ये पाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं सुर्खियों में क्यों रहा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने सीपेक परियोजना में शामिल होने के इच्छुक तीसरे देश को आमंत्रित करने का फैसला किया। दोनों देश अफगानिस्तान, तीसरा देश कौन? अफगानिस्तान में सीपेक परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, चीन की एक महत्वाकांक्षी ये परियोजना है जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर बहुत लंबी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको जो OBOR और BRI प्रोजेक्ट है उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा।
दोस्तों सीपेक के बारे में बात करेंगे। सीपेक एक बुनियादी ढांचा से संबंधित परियोजना है, यानी कि सड़क परियोजना, ठीक है, और रेल परियोजना, इसे कई माध्यमों से कनेक्ट किया जाएगा। तो बुनियादी ढांचा के विकास की परियोजना है, यानी कि लॉजिस्टिक्स से संबंधित एक परियोजना है। दोस्तों यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग क्षेत्र से जोड़ती है। चीन का यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको सिंजियांग बोलते हैं। आप उइगुर मुस्लिम का नाम सुने होंगे, तो सिंजियांग प्रांत में ही उइगुर मुस्लिम रहते हैं, जिसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है चीन। दोस्तों यह परियोजना, ये पूरा मार्ग जो है 3000 किलोमीटर लंबा है, जो कि पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहा है। आपने मैप के अंदर देख लिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सीपेक जो है चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना जो है बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि BRI, इस प्रोजेक्ट का एक महज हिस्सा मात्र है सीपेक। तो चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसको हम BRI भी बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी का एक हिस्सा है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये 2013 में शुरू हुई थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसका जो उद्देश्य है यह दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप तक को भूमि तथा समुद्री मार्गों के साथ एक नेटवर्क में जोड़ देना। और इस परियोजना का हेड कौन है? चीन। दोस्तों आपको कुछ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्ट्री में ले चलूं तो आप देखेंगे कि 6 दिसंबर 2013 को अस्ताना में एक बैठक होती है, जिस पर चीन के राष्ट्रपति, जहां पर सी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनका एक भाषण होता है, जिसमें उन्होंने लोगों का ध्यान पहली बार सिल्क रोड जो है, सिल्क रोड, पुराना सिल्क रोड, रेशम मार्ग, उसको एक इकोनॉमिक फिर से चालू करने के लिए इकोनॉमिक परियोजना के रूप में, यानी कि इससे माल ढुलाई हो सके, उस पर बातचीत किया था। अक्टूबर 2013 में इंडोनेशिया की संसद में भी भाषण देने गए सी जिनपिंग। वहां पर इन्होंने अपने भाषण के दौरान समुद्री रेशम मार्ग का जो विचार है सबके सामने रखा। एक सिल्क रूट तो था ही, जो कि लैंड रूट से रास्ता बनता है। पुराने समय में आप जानते हैं कि जो रेशम का इन्वेंशन था, जो खोज थी, वह चीन में हुई थी, लेकिन चीन ने कई सदियों तक पूरी दुनिया से रेशम के खोज की बात छुपाए रखा। तो चीन की बात छुपाने की जो आदत है वो बहुत पुरानी है। चीन जैसे कोरोना उनके यहाँ अक्टूबर 2019 में ही पता चल गया था, लेकिन उसने 2020 के जनवरी तक नहीं माना कि कोरोना जैसी महामारी कुछ होती भी है। लेकिन उसके बाद में जब WHO ने उसको जस्टिफाई किया कि हाँ ऐसी कोई बीमारी है, फिर चीन ने भी माना। फिर उसने ये भी नहीं माना कि ये हमारी जो है लेबोरेटरी से प्रसारित हुआ है कोरोना। तो चीन की ये पुरानी आदत है। तो चीन ने क्या किया कि रेशम मार्ग जो है, रेशम जो उनके यहाँ उत्पादित होता था, उसको एक रूट बनता था जिसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं प्राचीन काल में। जब आप कुषाण शासन कभी पढ़ेंगे तो कुषाण शासन के अंतर्गत देखेंगे कि कुषाण शासकों ने जो रेशम मार्ग था उस पर कब्जा भी कर लिया था, उससे वो चुंगी वगैरह, कर वगैरह वसूला करते थे। तो रेशम जिस रास्ते से चीन रेशम की सप्लाई मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया के देशों में बेचा करता था, उसी रूट को सिल्क रूट का नाम दिया गया। तो उसी पुराने सिल्क रूट को फिर से नए तरीके से और अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए चीन एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और उसी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं। दोस्तों जब अस्ताना में भाषण हुआ सी जिनपिंग का, उसके बाद इंडोनेशिया की संसद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में उसने विस्तार से बात की, और लैंड रूट से हट करके सी रूट पर भी समुद्री रेशम मार्ग की बात उन्होंने की। उसके बाद इन दोनों विचारों को उन्होंने मिला करके वन बेल्ट वन इनिशिएटिव यानी कि OBOR बना दिया, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात मैं क्यों आपसे कह रहा था। दोस्तों सी जिनपिंग की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये विख्यात है वन बेल्ट वन इनिशिएटिव के नाम से। लेकिन ये परियोजना दोस्तों कई चीजों पर बात करती है। पहली जो बात करेगी परियोजना, यह एशियाई राष्ट्र अफ्रीका, चीन, यूरोप के बीच जो संबद्धता है और सहयोग है, उसके विकास की बात इस परियोजना में किया जाता है कि ये परियोजना जो है बेसिकली एशियाई राष्ट्रों, अफ्रीकी राष्ट्रों और चीन और यूरोप के बीच एक कनेक्टिविटी जो है डेवलप करेगी।
साथ ही दोस्तों इसमें भूमि और समुद्री मार्गों को भी बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। और ये नीति दोस्तों चीन के लिए महत्वपूर्ण है, चूंकि इसका लक्ष्य देश में घरेलू विकास और वृद्धि को सुदृढ़ करना है। तो इस परियोजना के माध्यम से चीन बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है और विकास चाहता है अपने देश में। साथ ही दोस्तों ये परियोजना अगर पूरी होती है तो ये परियोजना पूरी दुनिया में 4.4 अरब लोगों को जो है इफेक्ट करेगी। 4.4 अरब लोग इससे पूरी दुनिया में प्रभावित होंगे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो चीन है इस परियोजना पर लगभग $1 ट्रिलियन जो है व्यय करने के लिए प्रपोज किया हुआ है। साथ ही दोस्तों यह कोई परियोजना नहीं है, बल्कि इसमें 6 मार्ग होंगे और इनमें कई रेलवे लाइनें, सड़क, पत्तन और अन्य जो अवसंरचनाएं होंगी उन पर इस पे काम किया जाएगा। दोस्तों अगर विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों ने कहा है कि यह चीन की एक आर्थिक कूटनीति का हिस्सा भी है। इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी है चाइना की, उसका एक हिस्सा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जबकि चीन का दावा है कि इस योजना से न केवल उन देशों में अवसंरचनाओं के विकास में, निर्माण में सहायता मिलेगी जो उस पर व्यय कर पाने में असमर्थ हैं, बल्कि इससे वैश्विक व्यापार को भी लाभ होगा। चीन ऐसा इस परियोजना को लेकर क्लेम करता है कि यह परियोजना जिन भी देशों से होकर गुजरेगी और वे देश अगर इस परियोजना में इकोनॉमिक जो है सहयोग करने के लिए समर्थ नहीं होंगे, ये उनके लिए लाभदायक होगी और उसके बाद इस परियोजना से विश्व के संपूर्ण व्यापार को एक नई रूपरेखा मिलेगी। हालांकि दोस्तों भारत की इस चीन के इस पहल का भारत कभी समर्थन नहीं करता, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान का आर्थिक कॉरिडोर सीपेक, जो कि भारत के पीओके से गुजरता है। पीओके जम्मू कश्मीर प्रांत जो भारत का है उसका एक हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान के पास अभी अधिकृत है, पाकिस्तान ने कब्जा लिया था, तो इसलिए भारत इसको अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। दोस्तों अगर इस परियोजना का आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे विशेषज्ञों ने पाया है कि इस परियोजना में चीन की कुछ छुपे हुए एजेंडे हैं। चूंकि अपेक्षाकृत चीन छोटे देशों को और अविकसित देशों को भूमि हड़पने की एक चाल जो है चलता है। अब भूमि कैसे हड़पता है? उन्हें दोस्तों जो चीन है वह अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास के लिए ऊंचे ब्याज दर पर जो है लोन देता है, ऋण देता है और परियोजनाओं में अपना हिस्सा भी प्राप्त करता है। कहता है कि आप जो परियोजना मेरे लोन से लगाएंगे उसमें मुझे आप हिस्सेदारी भी दीजिए। और जब वे देश इसका जो पैसा होता है, ऋण होता है, उसको चुकाने में असफल हो जाते हैं, तो ये क्या करता है कि उस परियोजना को पूरी तरह से हड़प लेता है। और इसके साथ क्या होता है कि इस परियोजना को जो जब वो खुद संचालित करने लगता है तो एक दोस्तों औपनिवेशिक मानसिकता, जो कॉलोनियल माइंड सेटअप है, वह चीन का इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे चीन ने अभी श्रीलंका के अंदर किया। श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। श्रीलंका चीन की वजह से, बहुत बड़ा चीन का हाथ है श्रीलंका को आर्थिक रूप से डुबाने में। एक श्रीलंका के साउदर्न हिस्से में, यानी कि दक्षिणी हिस्से में एक पोर्ट है हम्बेनटोटा। सोचिए चीन ने वहां पर विकास करने के लिए, परियोजना लगाने के लिए जो है श्रीलंका को ऋण दिया था, लेकिन श्रीलंका ऊंचे ब्याज दरों की वजह से और इकोनॉमी के स्लोडाउन की वजह से जब चाइना का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया तो चीन ने श्रीलंका से 99 वर्षों की लीज पर जो है हम्बनटोटा बंदरगाह को ले लिया। सोचिए 99 वर्ष मतलब एक सदी होती है, और एक सदी तक किसी भी देश में और कोई अन्य देश वहां रहेगा तो उसको हड़प ही लेगा, क्योंकि अंग्रेज भी हमारे यहाँ 200 साल थे। तो इस तरह से चीन का जो इस परियोजना की जो आलोचना करते हैं लोग, वो ये भी कहते हैं कि चीन की एक रणनीतिक चाल भी है। और साथ ही दोस्तों इसे कुछ विशेषज्ञ, भारत के विशेषज्ञ, इस परियोजना को, भारत को घेरने की जो चीन की नीति है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला, जो भारत के आसपास पूरा समुद्र से, जिसमें म्यांमार शामिल है, श्रीलंका शामिल है और जिबूती शामिल है, उससे एक पूरा घेरा बना लेता है भारत को घेरने के लिए चीन। इसी को हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति कह देते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसको पूरा विस्तार से, जब से इस परियोजना पर काम चल रहा है या जब से इस परियोजना पर का थॉट प्रोसेस है, प्लस रेशम मार्ग, इन सब के बारे में हमने बातचीत की। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं और क्या कुछ जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता ही दिया गया कि
2013 में शुरू हुई थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे उन्होंने अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए समुद्री और जो है भूमि मार्गों का उपयोग करेंगे। चीन का ग्वादर जो है ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का जो मार्ग है वह उपलब्ध कराएगा। ग्वादर बंदरगाह आप लोग याद रखना पाकिस्तान का है और अरबियन सी के कोस्ट में पड़ता है। साथ ही चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर पहुंच भी प्रोवाइड कराएगा और बदले में चीन पाकिस्तान को ऊर्जा संकट से उबरने तथा लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं को लगाने में सहयोग भी चीन करेगा। और दोस्तों भारत ने कई बार जो है सीपेक पर अपना विरोध दर्ज किया है। भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के मूड में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सीपेक पर इतनी बात काफी है। अब हम दोस्तों थंबनेल में आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्यों आखिर गिलगित बल्तिस्तान जो क्षेत्र है वह सुर्खियों में रहा है। दोस्तों सुर्खियों में गिलगित बल्तिस्तान इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में ईंधन, भोजन और बिजली की कमी को लेकर गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में जो है धरना प्रदर्शन हुए। अब गिलगित बल्तिस्तान का इतिहास जाने इससे पहले थोड़ा सा आप मैप देख लें। जब आप इस मैप को देख रहे हैं तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि ये भारत का ऊपरी हिस्से का एक आकार है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला करके ये भारत का एक हिस्सा बन रहा है। तो दोस्तों ये हिस्सा जो भारत के मैप में ऊपर का जो नॉर्थ का हिस्सा दिखता है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, इन क्षेत्रों की स्थिति आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल उत्तर में, यहाँ पर भारत के बिल्कुल उत्तर जो हिस्से को आप देखेंगे तो वह गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र पड़ता है। और दोस्तों ये रहा हिस्सा अक्साई चीन, जिसको चीन को गिफ्ट में दे दिया है पाकिस्तान ने, जो कि अक्साई चीन एक भारत का ही हिस्सा है। फिलहाल इस समय अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है और इसको लेकर के भारत और चीन के बीच बहुत सारा विवाद चलता रहता है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख भी अब 5 अक्टूबर 2019 से भारत का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहले यह जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका एक हिस्सा हुआ करता था। तो आपको समझ में आया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर है और भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली जो एक लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको जो है थोड़ा सा समझ लेना है, तो आपको काफी कुछ इस परियोजना, इस जो गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र है उसको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल ये वाली है, ये लाइन है, तो इसके इस तरफ रहता है पाकिस्तान और इस तरफ लद्दाख वाले रीजन में ये भारत रहता है। तो फिलहाल जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये है। तो गिलगित बल्तिस्तान इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि ये पूरी तरह से पाकिस्तानी क्षेत्र में इस समय पड़ता है, ठीक है। और ये लद्दाख ये अक्साई चीन है जो कि चीन द्वारा कब्जाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हुआ क्या कि इसका इतिहास जब आप देखोगे तो पाओगे कि पूर्व में जो गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र था वह जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उसका एक हिस्सा हुआ करता था। ये पूरा, क्योंकि पूरा रीजन ही जम्मू कश्मीर जो है रियासत का हिस्सा था, ये पूरा बड़ा J&K रियासत का हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले, ठीक है। उसके बाद जब 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ, क्योंकि 1947 में देश आजाद होते ही भारत और पाकिस्तान जो है कश्मीर को लेकर लड़ पड़े थे। उसके बाद 1949 में जब युद्ध विराम जो है समझौता हुआ, उसमें क्या होता है, आजाद कश्मीर जो है, आजाद कश्मीर जम्मू और कश्मीर की अस्थायी सरकार बनी उस समय, और उसने गिलगित बल्तिस्तान पर अपना प्रशासन जो है पाकिस्तान को सौंप दिया। तो जो जम्मू कश्मीर की अस्थायी सरकार थी उसने जो है गिलगित बल्तिस्तान का जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान को सौंप दिया। भारत ने दोस्तों 2021 में पाकिस्तान द्वारा गिलगित बल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के प्रयास की जो है आलोचना की थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस समय इस पर नियंत्रण रख रहा है गिलगित बल्तिस्तान पे। तो अभी तक तो गिलगित बल्तिस्तान को स्वायत्ता प्राप्त है, एक स्वायत्त रीजन के रूप में जाना जा रहा है, लेकिन 2021 में पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रांत, एक प्रदेश का दर्जा, पाकिस्तानी प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए, जिसका भारत ने भारी पैमाने पर विरोध किया था, ठीक है दोस्तों। भारतीय संघ ने 1947 में जम्मू और कश्मीर के कानूनी पूर्ण एवं अपरिवर्तनीय विलय के आधार पर गिलगित बल्तिस्तान सहित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। ये 1947 में जो भारतीय संघ था उसका प्रावधान है। दोस्तों चीन और पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है सीपेक, ये देखिए न्यूज
किस तरह से सीपेक से जुड़ी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है, समझौता है, वह जो है ये गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन से गुजर रही है। इसलिए भारत जो है अपनी संप्रभुता के जो है हनन के मामले में इसका विरोध कर रहा है। और चीन पाकिस्तान जो सीपेक समझौता है उसके आलोक में भारत ने इस क्षेत्र का एक जो सामरिक महत्व है ये बढ़ चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी, और इस जानकारी में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे तरह से ये योजना परियोजना और गिलगित बल्तिस्तान वाला जो चीज है, जो न्यूज है, वो आपको अच्छे से समझ आए। और विद मैप हमने डिस्कस की, और भी जो एडिशनल जानकारी थी वो भी मैंने आपसे शेयर की। और आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद और भी किसी वीडियो को देखने की जरूरत आपको सीपेक पर नहीं पड़ेगी, और गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र भी पर्याप्त मात्रा में समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है दोनों जो है न्यूज, तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो दोनों न्यूज का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, और या तो फिर ये आप वीडियो मल्टीपल टाइम देख करके इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। और वीडियो देखने का देखिए दोस्तों, आपको फायदा क्या होगा, कुछ चीजें जो समझ में नहीं आएंगी उसको मैं जब बताऊंगा तो इसके अंदर जो है आपको वीडियो देखेंगे तो चीजों पे क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों अब इस सेशन को यहीं विराम देंगे और मिलेंगे किसी और सेशन में, और तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूती से धार देते रहिए, लगे रहिए। प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत कम दिन है। यूपी पीसीएस की 14 मई को प्रीलिम्स प्रस्तावित है, और 28 मई को होनी है यूपीएससी सीएससी जो आईएएस की प्रीलिम्स है वह। तो दोस्तों उन दोनों परीक्षाओं के लिए आप लोग अच्छे से लगे रहिए, और भी जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं या जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। साथ ही दोस्तों एक जानकारी शेयर कर दूं कि जो कॉम्पिटिशन वॉर यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप जाके चेकआउट करो। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का उसको आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर आता है, और पीआईबी जो इंग्लिश में न्यूज़ होती है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए सुविधाजनक करके वहां पर डेली बेसिस पे न्यूज़ प्रसारित की जाती है, और उसका आप लोग लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।